हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो डीयू का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। फेज 1 अभी आप पोर्टल पर जाकर के अपना कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन फेज 1 को कंप्लीट करने से पहले ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप गलतियां करने से बचे रहो और आपका बहुत सक्सेसफुली बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाए। तो इन 10 पॉइंट्स के बारे में आज आपको बताने वाले हैं, जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन सीयूटी संबंधित, काउंसलिंग संबंधित सारा इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलता रहता है। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 10 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है यहां पर कैटेगरी करेक्शन को लेकर के। देखो, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैंने एक वीडियो बनाया था, जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ था, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो मैंने बताया था आपको। कैटेगरी करेक्शन इज अलाउड। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि सीयूटी में हो सकता है कि आपने कुछ और कैटेगरी भरा होगा, ठीक है, या फिर सपोज जनरल कैटेगरी भर दिया या फिर कुछ भर दिया, लेकिन अभी आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है बनवा लिया है। पहले आपने अनरिजर्व कैटेगरी से सीयूटी में फॉर्म भर दिया था, लेकिन अभी आपने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है, तो अब आप जो है उसको करेक्ट कर सकते हो, यानी कि अपना कैटेगरी जो है ऐड कर सकते हो, यानी ईडब्ल्यूएस भर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने दिखाया भी है, जैसे यहाँ पर नाम भरोगे, ये सब ऑटो आ जाएगा, वहीं से इंटीग्रेट हो जाएगा सीयूटी से। अब देखो, इन्होंने सीयूटी में ओबीसी भरा था, क्या भरा था? ओबीसी भरा था, लेकिन मान लो इनके पास ओबीसी से इंटर लेवल का सर्टिफिकेट है ही नहीं, अभी तक इन्होंने बनवाया ही नहीं, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अनरिजर्व भर के जो है फेज 1 अपना कंप्लीट कर लिया। तो आप, अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप यहां पर अनरिजर्व भर करके बहुत आराम से आगे बढ़ सकते हो, अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, फेज 1 कंप्लीट कर सकते हो। तो कैटेगरी करेक्शन अलाउड है, कैटेगरी अपना चेंज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। किसी के पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो वो अनरिजर्व में भर करके अपना कंप्लीट कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि इंटर बैंक डिटेल्स केयरफुली। देखो, क्या होगा कि अभी आप यहां पर डीयू में मान लो एडमिशन आपको अलॉट हो जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगा मान लो, ठीक है, फेज 2 होगा, मतलब प्रेफरेंस फिलिंग करोगे, उसके बाद सीट अलॉट हो गया मान लो। लेकिन कल को ऐसा हुआ कि बीएचयू भी ओपन करेगा और बीएचयू में आपको बेटर कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, मान लो आपको लगता है डीयू में अच्छा नहीं मिला, बीएचयू में बेटर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया, तो आपने क्या किया कि डीयू में अपना जो कोर्स है उसको जो है मतलब एडमिशन को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो यहां से जब विड्रॉ करोगे, तो विड्रॉ के बाद क्या होगा कि आपने जितना पेमेंट किया होगा कोर्स के लिए, वो सारा पेमेंट आपको वापस होगा। तो वापस कैसे होगा? तो इसी बैंक अकाउंट डिटेल के थ्रू ही होगा। तो बैंक अकाउंट डिटेल आपको सही भरना है, आईएफएससी कोड सही से भरना है, आपको इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो फी रिफंड होने में फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट द बैंक अकाउंट डिटेल्स filled in by him her are valid and belong to the candidate। देखो, एक तो जरूरी है कि आप ही का बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए, या अगर अपना नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का दे सकते हो, मतलब माता पिता का आप दे सकते हो, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट डिटेल। अगर आपका नहीं है तो माता पिता का भी दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे अकाउंट होल्डर नेम आपसे मांगेगा, अकाउंट नंबर आपसे मांगेगा, कंफर्म अकाउंट नंबर करना होगा आपको, बैंक नेम ऑफ द बैंक और यहाँ पर आईएफएससी कोड। तो ये सही भरिएगा, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फी रिफंड के टाइम पे आपको फिर समस्या आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नो नीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, और साथ ही साथ आपको नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सब भी आपको नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि ऑटो इंटीग्रेट हो जाता है सीयूटी से, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। तो जो आपने सीयूटी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने फोटो और सिग्नेचर दिया था, वो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा वहां से, आपको अलग से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा अगर देखें तो चौथा है क्लास 10th का डॉक्यूमेंट अगर आपसे मांगा जाए, जो कि मांगा जाएगा अपलोड के टाइम पे, तो बढ़िया सा एकदम क्लियर सा इमेज खींच करके, बढ़िया सा फोटो खींच करके आप उसको अपलोड कर देना है। ओके, तो ये जो है, अब देखो कई लोगों का क्या होता है कि 10th का मार्कशीट अगर मांगा जाएगा अलग से तो मार्कशीट भी देना है, अगर मान लो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो सर्टिफिकेट भी आपको अलग से देना है। कई लोग क्या होता है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में होता है, जैसे यूपी बोर्ड में एक तरफ मार्कशीट होता है, एक तरफ सर्टिफिकेट होता है, तो एक ही से काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग है तो दोनों भी आपको अपलोड करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्लास 12th का डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पे क्या है, क्लास 12th का आपको एक तो मांगा जाएगा सर्टिफिकेट, जो भी मार्कशीट है आपसे मांगा जाएगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो डिजी लॉकर पर जो जनरेटेड है उसको भी आप यहाँ पर दे सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। डिजी लॉकर अगर आपने अकाउंट बनाया डिजी लॉकर में, अगर नहीं बनाया तो जाकर के बनवा लीजिए, उसमें आपका जो मार्कशीट है वो आ जाता है, ठीक है। मान लो अभी आपको कॉलेज से नहीं भी मिला है ओरिजिनल वाला, तो भी आप यहाँ डिजी लॉकर पे अकाउंट बना करके अपना मार्कशीट दे सकते हो, और ये वाला मार्कशीट भी अपलोड करोगे तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है।
ओके, समझ में आ गया, क्योंकि उसमें भी आपके सारे मार्क्स दिखते हैं, डिजी लॉकर वाला जो होता है उसमें भी सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स आपको दिखते हैं, तो ये भी अपलोड करोगे तो ये भी एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत की इस बात नहीं है। जैसे देखो अपलोड के टाइम पे क्या क्या आपसे अपलोड करवाया जाएगा, देखो ये तो आपका फोटो तो आपसे अपलोड करवा नहीं जाएगा, सिग्नेचर भी नहीं अपलोड करवाया जाएगा क्योंकि वो ऑटो वहीं से आ जाएगा CUT से। अब आपको अपलोड करनी है 3 चीजें, और अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अनरिजर्व से भरा है, तो अनरिजर्व से भरा है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट किया है तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी मांगा जाएगा। अगर आपने PWD जो कैंडिडेट हो वहाँ भी आपने चूज किया है आपको, तो वो भी आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी कैटेगरी कोई भी कोटा अगर आपने सेलेक्ट किया है तो उसका सर्टिफिकेट अलग से आपको यहाँ पर फोटो खींच करके बढ़िया क्लियर इमेज आपको अपलोड करना है। तो इसका साइज बताया गया है कि एप्लीकेंट सिग्नेचर, अच्छा यहाँ पे देखो सिग्नेचर तो हो जाएगा ना वहीं से, क्लास 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है फॉर द डेट ऑफ बर्थ, तो वो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और फाइल का जो साइज होना चाहिए 100 KB से लेकर के 500 KB हो सकता है, फॉर्मेट JPG या फिर PNG कोई भी चलेगा। तो फोटो आपको अपलोड करना है, आप डॉक्यूमेंट बनेगा, मतलब PDF आप मत बनेगा, ठीक है। कई लोग PDF स्कैन करके PDF बना देते हैं, जरूरी ना है तो PDF नहीं बनाइए, सिर्फ आप इमेज बढ़िया सा खींच करके क्लियर एकदम फोटो उसको आप अपलोड कर दीजिए। साइज आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्मेट भी देख सकते हो, और ये आपका क्लास 10th का जो मार्कशीट भी अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा कि एक तो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, मार्कशीट भी अपलोड करना है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट में आपको अंतर समझ में आ रहा है ना। मार्कशीट में आप देखना उसमें मार्क्स आपके लिखे रहेंगे पूरा कि किस सब्जेक्ट में कितना है, और जो सर्टिफिकेट होगा उसमें सिग्नेचर उंचर रहता है, वो रहता है कि आप सर्टिफाई किया जाता है कि इन्होंने इस बोर्ड से इतना जो है पास आउट हुआ है इस साल में, तो वो सब रहता है। तो ये हो जाएगा आपका एक तो मार्कशीट अलग से, फिर सर्टिफिकेट, दोनों आपका अपलोड करना पड़ेगा। आगे देखें तो ये देखें क्लास 12th बोर्ड का आपको मार्कशीट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट नहीं, क्लास 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, और 10th का दोनों ही अपलोड करना है, और साइज वही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों तीनों आपको अपलोड कर देना है, और साथ में बताया कैटेगरी अगर आप कोई अप्लाई करोगे कैटेगरी के लिए तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बहुत सारी चीजें बताई हैं कि भाई फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी इज मैंडेटरी फॉर द एडमिशन टू हैव मतलब क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, वो तो सब आप जानते ही हो। और ये कह रहे कैंडिडेट टू ऑल द सब्जेक्ट्स दे हैव स्टडीज टू जनरेट, देखो ध्यान रखना है क्लास 12th में जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं सारे सब्जेक्ट्स का आपको उसमें मेंशन करना है, सारा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और उसमें जितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ जितने मार्क्स होते हैं, जितने मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो सब कुछ उसमें डालना है, और इंटर द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन विच द कैंडिडेट हैज पास क्लास 12th, ये सब का। और यहाँ पर थियरी और प्रैक्टिकल के नंबर आपको अलग अलग भरने पड़ेंगे, आगे बताते हैं अभी। अब देखो क्या है, अपलोड हाई क्वालिटी इमेज, मतलब जो भी आप यहाँ पर चीजें अपलोड करोगे वो बढ़िया से एकदम क्लियर ओरिजिनल फोटो, ये क्लियर ओरिजिनल फोटो इमेज आपको करना है। आप कोशिश करो PDF ना बनाओ, आप इमेज, क्योंकि इमेज लिखा हुआ है साफ साफ, तो इमेज आपको लेकर के क्लियर होना चाहिए, उसको अपलोड करना है। ऐसा नहीं दिखना चाहिए, देखो ये क्या है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना, तो ऐसा अगर अपलोड करोगे तो काम नहीं चलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। ऐसा अपलोड करो एकदम क्लियर दिख रहा है ना, बढ़िया सा। आगे बढ़ते हैं, इंटर मार्क्स एवरी सब्जेक्ट, जैसा मैंने बता दिया कि सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी आप सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी जो भी पढ़े हो सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर भरोगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स यहाँ पर पाए हैं, और अभी बताएंगे क्या क्या और भरना है। ऐसा नहीं कि भाई केवल बेस्ट 4 बेस्ट 5 का भरना है, नहीं, जितने आपने 6 पढ़े हैं तो 6 का सबका भरना है। आगे देखते हैं, जैसे देखो जब यहाँ पर ये एजुकेशनल डिटेल में जाओगे तो वहाँ पे आपसे क्लास 12 का ये सब भरवाएगा। जैसे यहाँ पर कहेगा सेलेक्ट करो, ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछेगा थियरी में कितने मार्क्स आए थे ये बताओ, और थियरी टोटल कितने नंबर का था, प्रैक्टिकल कितने नंबर का आया है, और प्रैक्टिकल टोटल कितने नंबर का था। अगर कहीं पे प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे मान लो कि हिंदी में कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो हिंदी में अगर कोई प्रैक्टिकल, मे भी आपके बोर्ड में होता हो, यूपी बोर्ड इधर तो नहीं होता है, तो इसमें अगर हिंदी में नहीं है तो आप बस थियरी में भरोगे कि भाई 100 में से हमारे मान लो 98 नंबर आए, जितने भी आए, और प्रैक्टिकल में यहाँ पर 0 भर दोगे, ठीक है, क्योंकि वो हुआ ही नहीं तो 0 भर दोगे। 0 भर करके यहाँ पर भी टोटल भी आपको भरना होगा कि दोनों मिलाकर कितना है, क्योंकि अगर आप थियरी और प्रैक्टिकल अलग भरोगे तो इन सबको जोड़ना होगा ना कि टोटल में से कितने आ रहे हैं। जैसे मान लो जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में होता है, ठीक है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी होता है, तो फिजिक्स यहाँ पे भरा और इसमें बोला कि चलो 70 थियरी में थे तो 70 में मान लो कि 58 नंबर आए, और इधर आपका ये प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल 30 नंबर का, 30 में मान लो 29 नंबर आए, तो यहाँ पे ऐसे भर दोगे। अच्छा ये मैक्सिमम वाला पूछ रहा है ना, ये मैक्सिमम पूछ रहा है, मैंने उल्टा भर दिया है, यहाँ पे 70 होगा, थियरी कितना आया है तो 58 होगा, और मैक्सिमम कितने थे तो ये 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, और ये मान लो इसमें 29 नंबर आया तो ये भर दिया, और टोटल जोड़ करके आप 58 29 जोड़ करके और टोटल कितने आ रहे हैं सब में 100 में से कितना आ रहा है वो उधर भर दोगे। जहां पे प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं है, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है वहां पे आपको 0 भरना है, नहीं भरोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, तो आपको 0 भरना है। साफ साफ यहाँ पे लिखा भी है पीछे, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये थियरी सेक्शन फॉर दैट पेपर इंटर 0, ठीक है, इन द मैक्सिमम मार्क्स, ये लिखा है ना कि भाई जहीं कहीं पे अगर उसमें जैसे प्रैक्टिकल में अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता ही नहीं है तो वहां पे 0 भर के आगे बढ़ जाओगे। आगे चलते हैं और देख लेते हैं। हाँ, DU ये देखें कि भाई अगर
फॉर्म फिलिंग में देखें प्रैक्टिकल मार्क्स एंट्री, तो जैसे थियरी का मार्क्स अलग और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग आपको सेपरेट भरने हैं। और एंटर 0 इफ प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट एप्लीकेबल, प्रैक्टिकल मार्क्स अगर एप्लीकेबल नहीं है तो वहां पे 0 भर के आगे बढ़ जाओगे। अब ये जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो NIOS स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो ओपन स्कूलिंग किए हैं, तो वहां से अगर किए हो तो ये भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको सिलेक्ट करने का। वहां से सिलेक्ट करके आपको मार्क्स कैसे भरने ये देख लो। थियरी में आपको जो है मतलब दोनों ही भरना है, थियरी सेक्शन में दोनों ही जोड़ के भरना है, मतलब रिटन में कितने आए हैं और TMA एक अलग होता है उसका, दोनों को जोड़ करके थियरी वाले सेक्शन में भर दोगे। ये TMA और ये जो रिटन में आपको मिला होगा दोनों को जोड़ करके थियरी वाले सेक्शन में भरोगे। और अगर प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल वाला अलग भरना है, और प्रैक्टिकल नहीं होता तो जैसे बताया कि वहां पे 0 भर के आगे बढ़ जाना है। ये TMA और ये रिटन वाला ध्यान रखना, दोनों को एक ही साथ भरना है, इसको अलग से नहीं भरना है, ठीक है। ये हो गया। और वेरीफाई पर्सनल डिटेल्स बिफोर एडमिशन बिफोर सबमिशन। लास्ट में क्या होगा कि आपसे बोलेगा कि प्रीव्यू करो, तो प्रीव्यू में वहां पर जाकर के सब कुछ आप बढ़िया से देख लोगे कि क्या क्या आपने भरा है, कहीं पे गलत तो नहीं भरा है, एक बार बढ़िया से वेरीफाई कर लोगे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, सही से किया है नहीं किया है। वो सब करने के बाद सब अगर वेरीफाई कर ले तो बढ़िया से सही से लगता है कि नहीं सब कुछ सही है, तभी फाइनल सबमिट करना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने बढ़िया से ध्यान से कुछ छोड़ दिया और मतलब आपने उसको सबमिट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सबमिट तभी करना है जब आप एकदम श्योर हो जाओ कि नहीं आपने सभी इंफॉर्मेशन जो भी आपने भरे हैं, जो भी आपने फिल किया है वो सब सही भरा है, तो आप आराम से उसको जो है आगे प्रोसीड कर देना, ठीक है। एक बार मिला लेना बढ़िया से, मतलब कि भाई आपने सही भरे हैं कि नहीं भरे। तो ये 10 पॉइंट्स थे जो आपने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है फेज 1 के लिए तो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो जो चीजें थी इंपॉर्टेंट इस बार फेज 1 के लिए वो सब हमने आपको बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप उसको बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं उस पर कोशिश करूंगा वीडियो लाने की। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।